है। तो इससे क्या समझते हो, समझ आ गई? उससे हम ये समझेंगे कि एकांत शब्द में वह उतना भगवत तरंग रोदन आदि है। इसमें कई नाम है। कितने लोगों के लिए लोग हैं? पक्का? तो अब हम लोग जान गए आवृत्ति किसे कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। अब चलो देखा जाए कि आवृत्ति और आवर्त काल में क्या संबंध है। आवृत्ति और आवर्त काल में चलो मान लिया कि माना कोई एक तरंग है जिसकी आवृत्ति n एवं आवर्त काल कैपिटल T है। खाली पढ़े हो ना, आवर्त कैपिटल T से शो करते हैं। देखो मान लिया कि इस माध्यम में ये कोई एक तरंग उत्पन्न होगी जिस तरंग की आवृत्ति n है और आवर्त काल T है। तो तुम पढ़े हो कि एक चक्कर में लगे हुए समय को आवर्त काल, और अभी अभी पढ़ रहे हो 1 सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो देख लेते क्या रिलेशन। तो यहाँ देखो हमने मान लिया कि माना ये कोई एक तरंग है जिसकी आवृत्ति है और आवर्त काल T है। ठीक है? यस सर। Assume that there is a wave which frequency is n and time period is capital T. ठीक? अब तुम्हें बताओ अगर इसकी आवृत्ति n है तो जैसे भी कह रहे थे कि आवृत्ति 50 है, 400 है, 500 है, तो 1 सेकंड में 500 कंपन करेगी। तो वैसे आवृत्ति n है तो बोलो 1 सेकंड में करेगी। तो अब यहाँ देखिए चूंकि आवृत्ति बोलो कितनी है बेटा, इसलिए 1 सेकंड में बताओ चक्करों की संख्या बोलो कितनी है। तो अब पता कर लो 1 चक्कर में कितना समय लगेगा। यस सर। चुकी उलट जाएगी। यस सर। क्योंकि यहाँ चुकी में जो पूछा जाता है वो अंत में जाता है। यस सर। निकालो तो 1 चक्कर में लगता है 1 सेकंड। 1 चक्कर में लगता है कितना? 1 सेकंड। लगता है समय 1 सेकंड। इसलिए बताओ 1 चक्कर। यस सर। तो बोलो ज्यादा का दिया हो 1 का निकालना हो तो भाग देते हैं। तो 1/n हो गया। यस सर। तो देख लो अब इसको पढ़ो तो क्या लिखा है, 1 चक्कर में लगता समय बराबर 1/n, और आगे बढ़ोगे 1 चक्कर के जो समय लगेगा उसे आवर्त काल। तो परिभाषा अनुसार 1 चक्कर में लगा समय बराबर आवर्त। इसीलिए परिभाषा अनुसार बोलो 1 चक्कर में लगे समय को आवर्त काल में। यस सर। मुझे लग रहा है कि हम ये डेरिवेशन दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं क्योंकि कोणीय वेग में भी तो ये बता चाहिए ना पहला बड़ा 2 पाई इसीलिए मुझे लग रहा है कि हम तीसरी बार कर रहे हैं। 1 चक्कर में लगना समय को आवर्त काल कहते हैं। तो पहला आवर्त काल को T से जोड़ो और 1 चक्कर में देखो लगा समय है संबंध है ना। यस सर। अतः n × p बराबर 1 या कह सकते हो
कि आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमण या आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमण। सही है? यस सर। अब तुम चाहो तो अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आ गया तो जवानी बता सकते हो। जैसे हमसे कोई कहे कि अगर किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो बताइए इसका आवर्तकाल क्या है। तो जिस बच्चे को प्रिंसिपल समझ में आ गया है बताओ, तुरंत बता देगा, उसके मुंह से निकलने मत देनी है कि आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रमण जवानी बोल देगा। इसी तरह अगर कहें कि किसी भी तरंग का आवर्तकाल 4 सेकंड है तो बताओ उसकी आवृत्ति कितनी है। जब समय बोलोगे तो सेकंड बोलोगे, आवृत्ति बोलोगे तो इसमें से कोई एक बताओ तो दूसरा व्युत्क्रम करो, उसका उल्टा करोगे तो समझ आ गया। तो देख लो यहाँ तुम्हारा सूत्र बन चुका है। आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमण अथवा आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमण। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल हमेशा नियत रहता है, यानी एक रहता है। दैट इज यस सर। तरंग की चाल देखिए, और ये तरंग किस माध्यम में दिख रही है, लगातार एक दिशा में बढ़ती चली जा रही है। तो आज का सुबह का लेक्चर यही था कि इकाई समय में यह जितना दूरी तय करेगी वही उस तरंग की चाल। नहीं बताया? बताई नहीं कर, लिख भी चुके हो। कोई डाउट है? तो किसी भी माध्यम में उत्पन्न होने वाली तरंग इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है वही उस तरंग की चाल है। और इसे डिनोट करते हैं v से। और चाल की इकाई सभी बच्चों को पहले से जानते हैं। तो लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एनी डाउट्स? ये तुम कर रही हो? तो अब हम लोग अभी तक जितने टर्म्स पढ़े कुल 5-6 हो चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध, जो अपने 9 में पढ़ा था अभी बराबर ने लिखना। खुशी की बात है। तरंग की चाल, आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य में संबंध। तरंग दैर्घ्य में संबंध। चलिए, relationship among the velocity, frequency and wavelength। चलिए यस यहीं से चलते हैं। यस। माना किसी माध्यम में कोई एक तरंग की चाल से आगे की ओर बढ़ती है जिसका आवृत्ति n, आवर्तकाल t और तरंग दैर्घ्य राइट। माना किसी माध्यम में उत्पन्न कोई तरंग v मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है जिसकी आवृत्ति n, आवर्तकाल कैपिटल T तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। Assume that a wave is produced in any medium
which velocity is v meter per second, frequency n, time period capital T, and its wavelength is lambda. ठीक है बेटा? अब चलो आज कुल पढ़े हो इस्तेमाल करो, इसीलिए पहले टर्म्स पढ़ाए हैं। मतलब अगर ये तरंग O से चलती हुई A, B, C, D, E, F मार्ग से आगे बढ़ रही है, तो बताओ बेटा O से जैसे ये B पर पहुंच जाएगी एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और पढ़े हो कि एक चक्र में तय की गई दूरी को यस सर। चलिए करते हैं। यस सर। बताओ O से लेकर D तक में एक चक्र हो चुका है। यस सर। अभी मैं फर्स्ट हाफ में कुल बता रहा था कि एक चक्र कहाँ गिना जा सकता है। यस सर। बोलिए नो सर। तो चलिए एक चक्र में तय की गई दूरी क्या है? हम जानते हैं कि 4 बराबर होता है दूरी बटा के समान। ठीक है? यस सर। बताओ किस चाल से चल रही है? और कितनी दूरी चाहिए? एक चक्र। एक चक्र में तय की गई दूरी, पहले सीखो बेटा बाद में बताओ। एक चक्र में तय की गई दूरी, तो बताओ जब एक चक्र में तय की गई दूरी लोगे तो एक ही चक्र में न तय की लिया हुआ समय लोगे। एक चक्र में लगा समय, अब तुम लोग पढ़े हो, बताओ एक चक्र में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नाम बोला जाता है, लिखा जाएगा लेंगे। बोलो एक चक्र में लगे समय को आवर्तकाल बताएं। यस सर। अब देखो तो हमको संबंध भी यानी चाल, तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल में आ गया। यस सर। कि हमको कहा गया था किसमें संबंध चाहिए? इसका मतलब हमको टी नहीं चाहिए, आवृत्ति चाहिए। यस सर। देखो यहाँ पर वो भी नहीं पढ़ेगा। यस सर। टी बराबर यस सर। तो टी बराबर लैम्डा टी के जगह पूरा तरंग उलट जाएगा। आ गया? यस सर। यही पढ़ते हैं। यस सर। यानी हमको तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और चाल में संबंध आ चुका है। कोई भी तरंग किसी भी माध्यम में अगर पैदा हो रही है तो उसकी जो चाल है उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। आगे यस सर। कोई डाउट? नो सर। लिखने की लिख दो। यही अब बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की, यांत्रिक तरंगें। मैकेनिकल वेव्स बस थोड़ा समय और जल्दी से फोकस करो। अभी तक मैंने 9 का ही शब्द बताया है, अब यहाँ से थोड़ी इंक्रीज होगी। बोलो कुछ प्रॉब्लम? नो सर। तो तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा कि क्यों मैं कहता रहता हूँ कि या क्यों कहा तो शुरू में कि 9-10 पूरा रिपीट कर लो, इन्हीं दिनों से तो जो बच्चा बात मान के आगे बढ़े हैं और उसको प्रॉब्लम कहीं नहीं आती। तो आओ देखते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या है। वेव्स का तुम सब बच्चे जान चुके हो क्या कहते हैं? तरंगें।
और ये तरंगों के पीछे क्या लगा हुआ है? अपना सोचो, क्योंकि हमने तुम्हें शुरुआत में जब तरंग की परिभाषा दी तो मैंने क्या कहा कि पानी में ईटा फेंक दो। अगर हम जरा इसको सूक्ष्मता से देखें तो तुम्हें लगेगा कि पानी एक माध्यम है और जो ईटा फेंक रहे हैं वो एक डिवाइस है। इसी तरह हम अगर तुम्हें से कुछ कह रहे हैं और मेरी मुंह से आवाज निकल के तुम्हारे कान तक जा रही है, तो अभी फर्स्ट आपने समझाया कि यह तरंग के रूप में जा रही है। अब अगर मेरे गले में से ये तरंग निकल रही है तो बताओ यहाँ भी कोई डिवाइस है और इस डिवाइस का नाम है लैरिंक्स। हिंदी में स्वर बॉक्स कहते हैं इसको। और ये स्वर बॉक्स में हवा भर रहे हैं तब जाके तरंग पैदा होती है। ऐसे ही तुमने देखा होगा कि वाद्य यंत्र ले लो, तो वाद्य यंत्र में ढोलक है, बोलो एक डिवाइस है। वायबल लगाओ तो उससे साउंड निकलता है। उसी प्रकार से बैंजो है, हारमोनियम है, वायलिन है, फ्लूट है जिसे उर्दू में बांसुरी कहते हैं। सब में बताओ ये एक डिवाइसेस है और इन डिवाइसेस पर चाहे किसी भी तरह से वायबल लगाओ, देखा ही होगा बैंजो बजाते हैं उसमें तार रहता है। तार दोनों सिरे पर कसा है और वह एक देखे होंगे छोटा सा एक डिवाइस लेकर उस तरह हिलाता रहता है। बोलो साउंड निकलती। अगर इतने सारी चीजों को अभी मैंने सामने रखा, चलो एक दो और उदाहरण लेते हैं। मंदिर में जाते हो, घंटा लगा जाके टर्न से मारते हो, आवाज निकल जाती है। इसी तरह अगल बगल तुम्हारे घर के आसपास कोई इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वाला है, लोहा लकड़ का दुकान किया है, तो देखना उसको काटने के लिए हथौड़ा से बार बार मारता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अतः इतना सारा एग्जाम्पल एक ही बात समझा रहा है कि जितनी भी तरंग उत्पन्न हो रही है उनके लिए दो चीज चाहिए, एक माध्यम चाहिए। सही है? ध्यान से सुन रहे हो ना? और कंसंट्रेट होके देखो और मुंह से बोलो। देख लो बेटा, हमेशा के लिए याद रखो जो बोलेगा वो पा जाएगा। और जो भी उदाहरण दे रहा हूँ तुमको वो सब तुम्हारे लोकेलिटी के उदाहरण है, रोज देखते हो उसको। सही है कि? अभी हाथ भी बजाओगे तो साउंड आ जाएगा। हालांकि मैंने अप्रत्यास्थ संगठन यानी नॉन इलास्टिक कोलिजन में बता चुका हूँ कि ये साउंड कैसे आता है। सबको याद होगा? जो पढ़ता हो उसी को याद होगा, जो नहीं पढ़ता हो जैसे बैठा हुआ चुपचाप उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आप कुछ करोगे तभी तो कुछ पाओगे ना। जब करोगे नहीं तो कहाँ सीखोगे? तो बात समझो। तो हम आपको जब नॉन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा रहे थे संवेग संरक्षण के नियम में, तभी समझाया कि बेटा ये साउंड कहाँ से है। अब आज हम तुमसे जो बात कर रहे हैं, आज हम चूंकि कोलिजन नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम अब दूसरे हिसाब में बात कर रहे हैं, वेव्स के रूप में बात कर रहे हैं। तो बताओ, हमने कहा कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होगी तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए देखो दो चीज चाहिए। पहला माध्यम चाहिए। अब वो माध्यम, कोई बच्चा हवा बोला, वो बच्चा अधूरा बोला, इसलिए मुझे थोड़ा सा वहां ट्रेस करना पड़ेगा। वो माध्यम किसका चाहिए? वो माध्यम चाहे ठोस का हो, चाहे द्रव का हो, चाहे गैस का, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट हाफ में तीनों एग्जांपल लिए थे। जैसे अभी हम हाथ बजा रहे या मुंह से बोल रहे हैं तो आपके कान तक ये आवाज हवा यानी गैस के माध्यम से जा रही है। अगर आप बाहर से आवाज आती है तो आप क्या करते हो? कहते हो खिड़की बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। तो आप उस साउंड को वहां से बताओ एक अपारदर्शी माध्यम लगा करके उस ध्वनि को परावर्तित कर देते हो। तब वो साउंड इस कमरे के अंदर नहीं आएगा, तब आपको सुनाई देना। सही है? या इसी तरह आप कोई आवाज आ रही है, आपको अच्छी नहीं लगी तो कान में उंगली डाल देते हो। तब बताओ सुनते हो कि नहीं सुनाई देते? क्योंकि आपने माध्यम में ब्रेक लगा दिया। इसका मतलब कि पहले हमको कंडीशन ये पता चल रहा है कि बिना माध्यम के कोई भी तरंग पैदा नहीं होता। पहला चीज, चाहे वो माध्यम गैस का हो, चाहे ठोस का हो, चाहे द्रव का।
अभी हम पानी में ईंटा फेंके थे तो बताओ पानी नहीं होता और ईंटा फेंकते तो क्या तरंग पैदा हो जाती? नहीं होती। इसी तरह परसों उदाहरण दिए थे कि आप रेलवे लाइन की पटरी के किनारे खड़े हो और ट्रेन आ रही हो और 1 किलोमीटर दूर हो तब तक पटरी में से आवाज आ रही है। सही है नहीं कर? अभी हमने उस दिन इनका कान यहाँ सादा कान लगाई और उस पर ठक ठक किए तो इनको आवाज आ गई। तो उस लकड़ी में से आवाज गई है। इसका क्या मतलब है कि बिना माध्यम के कोई भी तरंग पैदा नहीं होता। एक तो ये बात साबित हो गई और दूसरा कि अगर आप तरंग पैदा करना चाहते हो तो कोई न कोई डिवाइस यूज करना पड़ेगा। जैसे इस समय हम अपने साउंड बॉक्स से पैदा कर रहे हैं। कर रहे हैं घंटा बजा रहे हैं तो घंटा से प्रोड्यूस कर रहे हैं। पानी में कर रहे हैं तो ईंटा फेंक के कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी वेव बगैर किसी मैकेनिक्स के यानी बगैर किसी यंत्र के वो उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब यंत्रों से उत्पन्न होने वाली तरंग को आप समझ में नहीं आया? यानी कि the waves which are produced due to any mechanics, यानी किसी भी यंत्र से आप पैदा करो, किसी भी डिवाइस से पैदा करो, तो वो वाली